पूर्व सांसद पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बिहार में हो रही घटनाओं पर सरकार सीरियस नहीं। अश्वनी कुमार की बेटी ने लगाई न्याय की गुहार। घटनास्थल पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की करी मांग। हत्या में शामिल होने का लगाया आरोप। रांची में कोरोना का बढ़ता प्रकोप। 17 मरीजों की हुई मौत। कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार। दुमका में गंदे पानी पीने के लिए मजबूर लोग। प्रशासन नहीं दे रहा इस तरफ कोई भी ध्यान। ग्रामीणों को नहीं मिल रही सरकारी सुविधाएं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बड़ी लापरवाही देखी गई पीएमसीएच प्रबंधन की। बड़ी खबर पटना से। पीएमसीएच प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर परिजनों को हवाले कर दिया गया। बड़ी खबर पटना से। परिजनों ने शव को पहचानने से इनकार किया। फिर उसके बाद जब जांच की गई तो पता चला नहीं ये तो कोई और है। परिजनों के हंगामे के बाद मरीज मिला जीवित। ये कैसी लापरवाही। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर सबसे पहले वीआईपी न्यूज आपको दिखा रहा है पीएमसीएच के बाहर, जहां पर परिजनों का हंगामा हुआ, उनकी भीड़ लगी रही। मुझे बोला गया सुबह, पहले रात्रि में बोला कि आपका पेशेंट 6 लीटर ऑक्सीजन सर्टिफाइड है, आप उस पर चल सकता है, ठीक ठाक होगा। सुबह बोले कंडीशन खराब है, इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। वो डाल दिए। उसके बाद 2 घंटे बाद आकर बोलते हैं कि आपकी पेशेंट की डेथ हो चुकी है, इट मीन्स नो मोर। अब उसके बाद हम लोग अपना काम मतलब सेट हो गए। उसके बाद 2 घंटे बाद वहाँ पे मुझे रिसीव कराया गया। मैंने अपना सब पाया। मैं सदानंद सुधाकर चचेरा भाई हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। बाकी जो हम अंदर देख के आए आप एक बार बात कर लीजिए। अंतिम संस्कार के लिए ले गए। अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जब वहाँ पे बॉडी खोली गई तो वहाँ पे मैंने जब बॉडी देखी तो उनकी मूछें और उनकी बालें देखकर और बॉडी का आकृति देखकर मैंने देखा कि मेरा नहीं है, और रियलिटी में वो मेरे नहीं है, और ये मेरा। संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, पीएमसीएच प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखी गई, जहां पर जीवित व्यक्ति को मृत दिखाया गया। अनिल, पूरी जानकारी। अगर देखा जाए तो सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच प्रबंधन की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, जहां एक दूसरे व्यक्ति के सबको देकर और उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर ये पूरा मामला जो है वो मृत घोषित करने का मामला निकल कर सामने आया है, जिसमें कि परिजनों को उनका सब भी मृत व्यक्ति का सब भी थमा दिया गया, ये कहकर कि इनकी कोरोना से मौत हो गई है। जिसके बाद परिजन उन्हें दाह संस्कार के लिए पटना के ही बागघाट स्थित दाह संस्कार करने दे गए, जहां पे उनके द्वारा जब देखा गया तो उनकी पहचान जो है उनके बताए हुए और उनके मरीज के रूप में नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ये चुन्नू कुमार जो वहां पीएमसीएच में लगभग 3 तारीख को यहाँ भर्ती हुए थे, और आज 10 तारीख को उनकी मौत 9:30 बजे बताई गई है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा। आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से पीएमसीएच में हंगामे का तब दौर गुजरा है, जब परिजनों ने उस सब को खोलकर देखा है तो उनका वो सब नहीं था। हालांकि वो बांसघाट से लौट करके पीएमसीएच आकर हंगामा करते दिखे हैं। जी लेकिन अनिल, क्या हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ही बयान आया अधिकारियों की तरफ से कि आखिर लापरवाही क्यों, क्या कुछ जवाब दिया इन लोगों ने? जी बिल्कुल, ताज्जुब वाली बात यह है सागर की, इतनी बड़ी लापरवाही जो निकलकर सामने आई है, इस पर अभी भी कोई भी कुछ भी कहने से साफ तौर पे बसते नजर आ रहा है। वहीं अगर उनके परिजनों की माने तो उनका साफ तौर पे यह कहना है कि किसी दूसरे का सब मैं क्यों लूं। और रही बात उनके अपने परिजन की, चुन्नू कुमार की, जिनको की ब्रेन हेमरेज के कारण यहाँ पे भर्ती किया गया था। अब और परिजनों के द्वारा साफ तौर पे यह आरोप लगाया जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि अभी परिजन उनके बिल्कुल स्वस्थ थे, तो अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई और किसी दूसरे का सब उनको क्यों थमाया गया। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। इस बाबत अभी भी कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है, आधिकारिक बयान जो है
वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो पीएमसीएच के द्वारा की गई है, पीएमसीएच प्रबंधन के द्वारा की गई है, ये निकलकर सामने आया। जी सागर। चलिए, शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर पीएमसीएच प्रबंधन की जो बड़ी लापरवाही देखी गई, जवाब देने से बच रहा है अब अस्पताल प्रशासन में। और केंद्रीय मंत्री से बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम सब के सब खास वर्ग के लोगों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में टीका उत्सव की शुरुआत कर कोरोना टीके का दूसरा डोज लिया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रसित है। यह सिर्फ टीका नहीं, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। देखिए, बंगाल में मैंने भी वीडियो देखा है। वो ममता बनर्जी कांग्रेस से लेके सीपीएम और सीपीएम से लेकर के ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति खास वर्ग के लोगों के लिए, और जिसकी हिमाकत लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद लोगों को इनकरेज करने का काम किया कि 2 तारीख के बाद हम देख लेंगे, ऐसा कई राजनीतिक टीएमसी के नेताओं ने कहा। लेकिन 2 तारीख के बाद ममता बनर्जी के गुंडे बिल में जाएंगे, क्योंकि ममता रूपी शासन वहां खत्म हो चुका होगा। जितेंद्र कुमार संवाददाता फोन लाइन पर। जितेंद्र, क्या कुछ का आज के दिन गिरिराज सिंह ने? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप पूरे देश में बढ़ा हुआ है, उसको लेकर चिंता जाहिर करते उन्होंने साफ तौर से लोगों से अपील किया कि अगर कोरोना जैसे महामारी बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंस और मास्क का जरूर प्रयोग करें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर देश बनाने में जुटे हुए हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। टीकाकरण जो चल रहा है बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले। डोज जो टीका का डोज होता है उससे अवश्य ले, जब तभी ऐसे महामारी बीमारी से हम लोग विजय प्राप्त हो सकेंगे। और उन्होंने इसी बहाने बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ममता बनर्जी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सबको लड़ाने का काम करते हैं कि जो कि उनके राज में वो रावण राज तक करार दे दिया है। इनको लेकर उन्होंने साफ तौर से अब इस बार बोला कि इस बार जो ममता बनर्जी का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा, वहां पे बीजेपी का झंडा बुलंद की तरह परचम लहराएगा। जी लेकिन जितेंद्र, जो लगातार सियासत जारी है बंगाल के चुनाव को लेकर, एक तरफ ये कहना बीजेपी का कि हम वहां से जीत प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कड़ी टक्कर वहां मानी जा रही है और इसकी बनत देखिए देश के हर हिस्सों में है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बंगाल का भी जितने भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है वो बंगाल का चर्चा का विषय बना हुआ, बंगाल मुख्य केंद्र बना हुआ, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वहां पे अपना जो है दम खम लगा चुके हैं और इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया, तुष्टीकरण का आरोप तक लगाया को हिंदू मुस्लिम पर उतर चुके हैं कि क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो वहां पे अल्पसंख्यक है उस पे ज्यादा फोकस करते आतंकवाद को, और जो वहां पे जो बाहर के जो विदेशी व्यक्ति आते हैं उनके ऊपर भी ये गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि वहां पे शरण दिया जाता है, जो कि जितने भी वहां पे जो है हिंदुओं पे अटैक किया जाता है, मुख्य समुदाय को चुन चुन के ममता बनर्जी के सरकार में टारगेट किया जाता है। इसको लेकर भी गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए इस बार को उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार जो है बीजेपी का वहां पे डंका बजेगा। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस और सीपीएम को भी घेरा गिरिराज सिंह ने।
अब पीएम मोदी के कोविड टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने के निर्णय को कांग्रेस ने उस पर ऐतराज जताया, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल आपदा में अवसर तलाशते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के लोग कोविड को लेकर परेशान हैं। बिहार की ही नहीं बल्कि देश की जनता थाली मोमबत्ती जलवाया गया, लेकिन कोविड अभी तक नहीं गया। आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने उत्सव मनाया था, थाली बजा के, ताली बजा के, घंटी बजा के, फिर कुछ दिनों के बाद ललटेन जला के, मोमबत्ती जला के, दिया जला के, सलाई जला के पूरे देश को कोरोना काल में ढकेल दिया। अब इंजेक्शन को तो उत्सव मना रहे हैं। अरे संपूर्ण विपक्षी चाहता है कि हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन ले, जिसके लिए हम सब अपील कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बताएं ना कि दुनिया के 85 और 84 देशों में आपने वैक्सीन तो भिजवा दिया, लेकिन आखिर बिहार सहित संपूर्ण देश में वैक्सीन पर्याप्त क्यों नहीं है? आखिर आपकी मंशा क्या है? आप एक तरफ चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन उत्सव मनाए, अच्छी बात है। आपदा में भारत की प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की थी और पहले वैक्सीन 30 लाख लोगों को भी नहीं मिल पाया। लेकिन पीएम की बैठक के बाद से टीका उत्सव मनाने की घोषणा की गई, जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि वे घर घर घूमकर लोगों को टीके के लिए जागरूक करेंगे। अनुरोध किया कि हम टीका उत्सव मनाएं और भारत की प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की है। उसके बावजूद भी 30 लाख से ऊपर पहले पार नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने यह अनुरोध किया कि हम टीका उत्सव मनाएं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि हम स्वयं घर घर घूम करके 45 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो चल करके और टीका अवश्य लें। भारत की प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की है। उसके बावजूद भी 30 लाख से ऊपर पहले पार नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जब सभी मधुबनी मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा, जिसमें पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार के किसी भी घटना पर सरकार सीरियस नहीं है। ऐसा कोई भी संगठन जो समाज को तोड़ता है उसे बैन करना चाहिए। वहीं उन्होंने करनी सेना को बिहार में पूरी तरह से बैन करने की बात भी कही है। 15 साल पहले कितना नरसंहार हुआ। मेरा सवाल है कि 15 साल पहले जब सरकार बनी थी जनता दल की, तो उसमें भाजपा भी थे, उसमें नीतीश जी भी थे, उसमें रामविलास जी भी थे, उसमें लालू जी भी थे। 2 सालों तक सरकार चली और यदि नरसंहार हुआ तो उसमें लोरिक सेना, कुर्मी सेना, सनलाइट सेना कौन था? मुंह मत खोलवाइए। सबसे ज्यादा नरसंहार सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ था और उस वक्त सब लोग थे। 15 साल पहले कितना नरसंहार हुआ। मेरा सवाल है कि 15 साल पहले जब सरकार बनी थी जनता दल की, तो उसमें भाजपा भी थे, उसमें नीतीश जी भी थे, उसमें रामविलास जी भी थे, उसमें लालू जी भी थे। 2 सालों तक सरकार चली और यदि नरसंहार हुआ तो उसमें लोरिक सेना, कुर्मी सेना, सनलाइट सेना कौन था? मुंह मत खोलवाइए। सबसे ज्यादा नरसंहार सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ था और उस वक्त सब लोग थे। 15 साल पहले कितना। बंगाल बॉर्डर पर मॉब लिंचिंग का शिकार हुए शहीद एसएचओ अश्वनी कुमार और उनकी 75 वर्षीय मां उर्मिला देवी को एक साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां दिवंगत एसएचओ अश्वनी कुमार के 5 साल के बेटे वंश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान जिले के सभी आला अधिकारी शहीद एसएचओ के घर मौजूद थे। ये तस्वीरें वाकई में आंखों को नम कर देने वाली। एक 5 साल का बच्चा। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो मृत्यु सेवा पर जो कर्तव्य शहीद के दृष्टिकोण से, और ऐसे भी सेवा में जब मृत्यु होती है तो सभी जल्दी से जल्दी इस महीने में देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से भी आपको आईजी साहब भी बताएंगे। भुगतान करके भी लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं अपने वेतन से जो अनुग्रह राशि है।
एसएचओ अश्वनी कुमार की पीट कर हत्या के मामले में एसएचओ की बड़ी बेटी ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले में परिजनों ने मीडिया के सामने कहा कि उनके पिता की हत्या उनके ही साथ वालों ने करवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि साथ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को नौकरी से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान कैसे कहेगा खुद की जान को खतरे में डाल के फैमिली होने के बावजूद तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए। उन लोगों ने उनको छोड़ दिया वहाँ पे अकेले। और दूसरी बात, सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा है उसकी किस्मत ना फूटे। इस एज में सब बाकी बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये खरीद दो पापा वो खरीद दो, और आज मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटरव्यू दे रही हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, अभी मेरा छोटा सा भाई वो डैडी का नहीं किया करेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। कितना खराब लगता है। मेरी माँ, पिछले साल मेरे नाना जी का डेथ हुआ, मम्मी इतना रो रही थी, इतने बूढ़े थे। मेरे डैडी को मार दिया, मेरे पे क्या गुजर रही है आप लोग नहीं समझ रहे। सब भीड़ की वजह से सब हुआ। कुछ कीजिए सर। डेंगू हुआ था मेरे डैडी को 2018 में, इतना सा खून गिरा था, इतना सा। हम इतने टेंशन में थे और आज सुबह में ये सब हुआ, अभी तक खून गिर रहा है। सुबह से अभी तक खून गिरा। आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा कुछ हुआ उनके साथ। वो जब दादी भी आज मेरी सुबह गुजर गई इसी ट्रॉमा में। डैडी अपने बेटे का बहुत नहीं सह पाई। ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फोन लाइन पर। रौनक, एक ऐसी घटना जिससे मानो देखकर सुनकर दिल एकदम पसीजा गया और पूरा बिहार अब इस खबर की चर्चाएं कर रहा है कि इतनी बड़ी आखिर घटना कैसे हो गई, पुलिसकर्मी वहां से क्यों निकल गए जो साथी थे। तमाम सवाल इस पूरे मामले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। रौनक जी, बिल्कुल सही कहा सागर आपने। सवाल कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वो मृतक दारोगा हैं अश्वनी कुमार, इनकी बेटी को आपने सुना होगा। हम अपने दर्शकों को उनकी बेटी का बयान हमने सुनाया है और वो रो रो कर बस यही कह रही कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमारे पिता एक दारोगा थे और उनके साथ इतने सारे लोग छापेमारी के दौरान गए थे, तो फिर एक की मौत होती है और सारे लोग बच जाते हैं, ये कैसे? बहुत बड़ा सवाल वो छोड़कर गई है और उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री से अपील की है कि हमें इंसाफ दिला दो। अब रहा कि गम की बात, सागर सबसे पहली बात आपको बता दें कि जिस समय ये घटना घटी, घटना के बाद जब सूचना गांव तक पहुंची, मृतक दारोगा के गांव तक यह खबर पहुंची कि छापेमारी के दौरान दारोगा की मौत हो गई है, पीट कर उनकी हत्या हुई है, तो इस खबर को पहले तो उनके परिवार वालों को बताने से परहेज किया गया। फिर जब इसकी जानकारी उन लोगों को दी गई तो दरअसल हुआ यूं कि उनके माताश्री एक हार्ट की मरीज थी और हार्ट प्रॉब्लम के कारण उन्हें इस बात की जानकारी तब तक नहीं दी गई थी जब तक कि सबको लाया नहीं गया था। जब सब वहां पहुंचा तो इस बात की जानकारी अचानक जब उन्हें मिली शाम के समय, तो उसके बाद से वो बदहवास हो गई और बदहवास होने के कारण जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, इलाज करवाया गया, तो कुछ देर के लिए वो ठीक हुई, लेकिन जैसे जैसे रात बीतता गया उनकी बेचैनी बढ़ती गई और जितनी बार बेहोशी से वो होश में आती थी, बस एक ही सवाल होता था, बेटा कहाँ है? अब ये बड़ा सवाल है कि एक माँ अपने बेटा को ढूंढ रही है और वो नहीं पाने पर उसकी मौत हो जाती है। अब अभी तक जो स्थिति है, आपको एक चीज और बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा मुआवजे के तौर पे 10 लाख की राशि दी गई है और उस राशि पर बीजेपी के एमएलसी हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि एक मृतक दारोगा जो अपने ड्यूटी के दौरान ऑन ड्यूटी शहादत को प्राप्त किए हैं, उनकी जो मूल्य है वो सरकार के नजर में मात्र 10 लाख रुपए है, जबकि एक आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव है उसके दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा एक घोषणा की गई है कि कोरोना के दौरान अगर मौत होती है तो 30 लाख रुपए मुआवजा दी जाएगी। तो दोनों का तुलना उन्होंने किया है और बहुत बड़ा सवाल, बीजेपी जबकि सरकार के अलायंस में है और उन्होंने इस चीज को अगर पकड़ा है तो ये बड़ा सवाल है। जी सागर जी, लेकिन रौनक ये चीज भी बताइए कि आखिर भविष्य में जो उनके बेटे हैं बेटियां हैं शहीद के, वो आखिर क्या करेंगे? उनके लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? फिलहाल अभी तक जो बात सामने आई है, आज के डेट में जब उनकी दाह संस्कार के लिए दोनों अर्थियां एक साथ उठी थी तो पूरा गांव यूं कहे सागर की उस समय जो स्थिति थी वो अपने नजरों से देखने लायक स्थिति नहीं थी। एक तरफ लोग, उनके परिजनों की चित्कार थी और दूसरी तरफ ये था कि किसी तरह से यहाँ से इसको निकाल करके अंतिम संस्कार किया जाए।
जिले के जितने भी आला अधिकारी थे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, आईजी हो या डीएसपी रैंक के अधिकारी हो, जो भी थे वो वहां मौजूद थे। और आईजी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सीमांचल के जो चारों जिले हैं, यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, इन 4 जिलों के जो पुलिस कर्मी हैं, उन पुलिस कर्मियों के एक दिन का वेतन जो है वो इन्हें सहायता के तौर पर दी जाएगी, जो तकरीबन 50 लाख के आसपास होती है। एक तो ये इनके द्वारा मदद, आईजी के द्वारा ये घोषणा की गई। और इससे पहले ही हमने आपको कल ही बताया था कि कटिहार किशनगंज एसपी जो है, उन्होंने किशनगंज जिले के पुलिस कर्मियों के एक दिन का वेतन देने का पहले ही फैसला किया था। तो चारों जिलों के पुलिस कर्मियों का एक दिन का वेतन लगभग 50 लाख के आसपास होता है। वो सबसे पहले इन्होंने घोषणा की है कि वो इनके परिवार को मुहैया कराया जाएगा। दूसरी तरफ अभी उनके पत्नी की हालत उस टाइप की नहीं है जिससे कि कुछ बातें हो सके। एक बच्ची है, मात्र 15 साल की एक लड़की थी, नैन्सी, जिन्होंने इस सारी बातों को बताया और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर हमारे पिता की मौत हुई है, पीट कर मारा गया है, तो हमारे साथ, हमारे पिता के साथ जो अन्य 11 पुलिसकर्मी या 12 पुलिसकर्मी थे, उन्हें खरोच क्यों नहीं आई। सबसे पहले उन्होंने एक अच्छी मांग रखी है, एक बहुत बड़ी मांग रखी है कि जितने भी पुलिसकर्मी साथ थे उन सारे पर उन्हें पहले तो बर्खास्त किया जाए, फिर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। तो अब बड़ा सवाल ये उठा, ये तो आखिर जांच का विषय है कि जांच के बाद कौन दोषी पाए जाते हैं, कौन दोषी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन तत्कालीन जो आईजी है, पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी, उन्होंने बिल्कुल रौनक, जांच का विषय और जो बेटी का सवाल है वो भी जायज है कि आखिर उन तमाम पुलिसकर्मियों को खरोच क्यों नहीं आए। आगे देखना होगा कि क्या कड़ियां खुलती हैं और ये केस कब पूरी तरह से साफ होता है। शुक्रिया रौनक पूरी जानकारी के लिए। झारखंड में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन अपना कहर दिखाने लगा। लगातार दूसरे दिन भी 17 मरीजों की मौत हो गई। वहीं साल का सर्वाधिक 2373 संक्रमित भी एक ही दिन में मिले हैं। इनमें भी सर्वाधिक रांची जिले के 904 मिले। वहीं नए संक्रमित मिलने के बाद राज्य में आंकड़ा बढ़कर 1,37,088 हो गया। इनमें से 1,23,603 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 1,192 की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कुल 12,293 एक्टिव केस हैं। भागलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जिसके अनुसार सभी दुकान और प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक बंद कर दिया जाना और इसका अनुपालन कराने को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ, एसडीपीओ सहित नवगछिया थाना की पुलिस ने बाजार में पैदल फ्लैग मार्च भी निकाला है। उसमें भी पहचान हो गया है और नेमिंग केस हो रहा है। गांव का लड़का है जिससे विवाद था और पहले भी घर तो फायर किया था, जिसकी सूचना थाना पर नहीं दिए थे। घटना घटी है, उन्होंने छापामारी प्रारंभ करवा दिया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, अवलंब गिरफ्तारी हो जाएगी। राजधानी में कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामले और हालात को देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने सदर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए बेड की संख्या पर नजर भी रखी है और निर्देश भी जारी किए। साथ ही जांच की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। मौके पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। नहीं, डीसी से आए थे कि बस जनरल ऐसे जो हॉस्पिटल में आके कि यहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है वो देखने आए थे, और इसके अलावा ये भी देखने आए थे कि हम लोग यहाँ पर और कुछ बेड्स बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने उसका जायज़ा लिया है और हमको लगता है कि कुछ बेड्स यहाँ पर हो सकता है कि और हम लोग बढ़ा पाएँ। अभी एग्जैक्ट उसका अभी टोटल देखिए हम लोगों के पास 60 आईसीयू बेड्स हैं और 120 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। झारखंड सरकार भले ही राज्य में विकास के लाख दावे कर ले, पर उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आती है। दुमका जिला स्थित जरमुंडी प्रखंड के जरताल गांव में ग्रामीण आज भी जोड़ियों का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सरकार की ओर से पहाड़िया जाति के लोग कई बार इन योजनाओं को लेकर गुहार लगाए, बावजूद इसके उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई।
रस्ता छन ने। कन्नौज में थानेदार का अजीब जागरूकता अभियान देखने को मिला। दरअसल थानेदार लोगों को शराब के लिए सावधान कर रहे थे। इसी को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे थे, पर इस दौरान वो भूल गए कि कोरोना काल चल रहा है और टटिया एसओ राजकुमार सिंह ने कोविड के नियमों को दरकिनार कर भीड़ को इकट्ठा कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई हैं। जौनपुर के मदोल गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से 250 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सोनभद्र की पिपरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां बीते दिन रेलवे कॉलोनी में कर्मचारी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और 4 शातिरों चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने कर्मचारी के घर से गायब कई चीजें भी बरामद की है। त्योहार के दौरान जो है रेलवे कॉलोनी में रहने वाले राजीव रंजन और उनकी पड़ोसी जो है छुट्टी में अपने घर बिहार गए हुए थे जो है, उस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर में चोरी कर ली, क्योंकि काफ़ी सामान फैले गए थे। उनके द्वारा छुट्टी से वापस आने के बाद जो है दिनांक 9 अप्रैल को थाना पिपरी में सूचना दी गई है। इस संबंध में थाना पिपरी पे मुकदमा अपराध संख्या 49/21 धारा 453 380 पंजीकृत हुआ। उसके बाद पुलिस ने जो है तुरंत सुराज की परामर्शी करते हुए जो है जो घटना में शामिल अभियुक्त थे जो है उनको गिरफ्तार किया। इस घटना में 5 अभियुक्त ने मिलकर चोरी की थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से सारा सामान 100% जो सामान गया था सभी रिकवर हुआ है जो है, जिसमें जो है इन्वर्टर बैटरी, 3 LED टीवी, कूलर, पंखे, मिक्सर, बर्तन, जितना सामान थे सभी सामान बरामद हुआ है। आज चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा।